गुड इवनिंग गाइस, हाउ आर यू? ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। नो, व्हाट इज जेनेटिक ह्यूमन जेनेटिक इम्प्रिंट्स? क्या होता है जेनेटिक इम्प्रिंट्स इन ह्यूमन डिजीज? जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक काउंसलिंग, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग, जीन मैपिंग एंड जीनोम स्टडी। ओके, अब जेनेटिक्स में और जीन्स में फर्क क्या है? अब देखो, जीन्स किसके बने होते हैं? जीन्स होते कहाँ हैं? क्रोमोसोम्स में। और जीन्स बने किसके होते हैं? डीएनए के। डीएनए, इसका मतलब डीएनए कहाँ हुआ? क्रोमोसोम्स में हुआ। क्रोमोसोम्स किसमें? पेयर्स में एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं डीएनए में कि क्या हमारी बॉडी की हाइट होएगी, क्या हमारे आई का कलर होएगा। तो जेनेटिक्स क्या है? बेसिकली हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, हम हेरिडिटरी को स्टडी करते हैं, हम जीन्स को स्टडी करते हैं, ट्रेड्स को स्टडी करते हैं। जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं कि किस तरह से ये जीन बिहेव कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोमिक्स, हाउ अ सेट ऑफ जीन बिहेव। ओके, एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स लिटरली मीन्स ऑन और टॉप ऑफ जेनेटिक्स, अबव और ऑन टॉप ऑफ जेनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन करते हैं डीएनए में, जीन्स में। तो जो क्या करता है, जीन्स को ऑफ कर देता है या ऑन कर देता है। ठीक है, तो एपिजेनेटिक्स बेसिकली जीन्स में हम क्या करते हैं? जीन्स में तो क्या होता है? जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो इससे जीन का सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है आपने। जीन का सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो होता क्या है, देखो, जीन्स में हम एपिजेनेटिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, तो क्या होगा? एक्सप्रेशन जो होगा ना, जीन का एक्सप्रेशन होगा वो, उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो देखो, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग होती क्या है? तो आपको पता है कि जीन्स हैं, जीन्स की एक कॉपी जो है वो, दो कॉपीज होती हैं जीन्स की। एक कॉपी होती है पेरेंट्स से, मदर से, एक कॉपी होती है फादर से। यूजुअली दोनों की दोनों कॉपीज ऑन्ड होती हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही कॉपीज जो है वो टर्न ऑन होती है, एक कॉपीज ऑफ होती है। ठीक है, तो अब कॉपी जो है वो कौन सी एक्टिव रहेगी? अब वो किस पेरेंट से आई है? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जीनोम इम्प्रिंटिंग। मॉम की साइड, मदर साइड से अगर जीन ऑन है, या फादर साइड से जीन ऑन है, तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं जेनेटिक जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ठीक है, या जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। इसको फिर डिवाइड करते हैं हम पैटर्नल इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो अब इससे कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं? एक तो जीनोमिक इम्प्रिंट्स की वजह से डिसीजेस होती हैं, वो है प्राडर विली सिंड्रोम, और दूसरा है एंजलमैन सिंड्रोम। ठीक है, तो प्राडर विली सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम ये होती हैं ड्यू टू जेनेटिक इम्प्रिंट्स। एक कॉपी जो है वो ऑफ है और एक कॉपी जीन की ऑन है।
ठीक है। तो प्राडर-विली सिंड्रोम है, एंजलमैन सिंड्रोम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनिपेरेंटल डाइसोमी क्या होती है। एक यूनिक फीचर होता है कि इसमें चाइल्ड जो है वो दोनों के दोनों कॉपीज जो है वो एक पेरेंट से लेता है और दूसरे से कुछ नहीं लेता है। दिस इज नोन एज यूनिपेरेंटल डाइसोमी। तो मायोसिस में जब एरर होता है तो उसकी वजह से यूनिपेरेंटल डाइसोमी कंडीशन हो जाती है। ठीक है। तो इसकी वजह से दो सिंड्रोम होते हैं, रसेल सिल्वर सिंड्रोम और बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम। बैक विथ वाइडमैन सिंड्रोम और दूसरा होता है रसेल सिल्वर सिंड्रोम। तो जेनेटिक इम्प्रिंट से कौन कौन सी डिसीजेस होती हैं? प्राडर-विली सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम और यूनी पेरेंटल डाइसोमी से कौन कौन सी होती हैं? सिल्वर रसेल सिंड्रोम और बैकविथ विडमैन सिंड्रोम। ठीक है। अब जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है? जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या हम करते हैं, हम पॉपुलेशन की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कि इसमें जेनेटिक डिसीज है या नहीं है। ठीक है, ठीक है, पॉपुलेशन में। तो इससे क्या होता है कि हम मेडिसिन भी तैयार करने में हमें हेल्प मिलती है कि कौन सी मेडिसिन हमने तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं पर्सन्स, तो जिसका जीनोटाइप जीन्स जो है वो उसके लिए या फिर उसके ऑफस्प्रिंग के लिए रिस्क है। ठीक है। तो अब किस किस के लिए जेनेटिक स्क्रीनिंग हो जाती है? एक सेक्स अबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, सिकल सेल में कर सकते हैं, हंटिंगटन्स डिसीज में कर सकते हैं। ठीक है, सिकल सेल, ठीक है, इसमें कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स स्क्रीनिंग से हम स्टडी करते हैं, टेस्ट करते हैं, हम कंफर्म करते हैं कि क्या इसमें ये पेशेंट में ये सिम्टम्स है कि नहीं है। ठीक है। तो इसको प्री सिम्टोमेटिक स्क्रीनिंग होती है, करियर स्क्रीनिंग होती है, पेरेंटल स्क्रीनिंग होती है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग होती है, फोरेंसिक स्क्रीनिंग होती है। ठीक है। तो इन सब चीजों की स्टडी करके हम करते हैं जेनेटिक स्क्रीनिंग। अब जेनेटिक स्क्रीनिंग होता है, पॉपुलेशन की करते हैं हम जेनेटिक स्क्रीनिंग, और जेनेटिक टेस्टिंग हम करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। जेनेटिक स्क्रीनिंग हम पॉपुलेशन के ऊपर करते हैं और जेनेटिक टेस्टिंग हम पेशेंट के ऊपर करते हैं। अब जेनेटिक काउंसलिंग क्या होगी? जेनेटिक काउंसलिंग के हम क्या करते हैं, हम कपल्स के साथ या फैमिलीज के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं और हमें उनको हेल्प करते हैं कि उन्होंने ये जो साइकोलॉजिकल या कंडीशन है या फैमिलियल कंडीशन है तो इसके साथ कैसे अडेप्ट करना है। ठीक है। ओके, दिस इज जेनेटिक
काउंसलिंग। देन कम्स जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, अल्टर करते हैं जीन को, मींस अल्टरिंग द जीन्स, ठीक है, ताकि हम डिसीज को ट्रीट कर सकें या उसको स्टॉप कर सकें। तो ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। हम क्या करते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को हम निकालते हैं और हेल्दी जीन्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो है वो सेल की फंक्शनिंग जो है वो रिस्टोर हो जाती है। ओके, तो क्या था, जेनेटिक हमने स्क्रीनिंग पढ़ी, जेनेटिक काउंसलिंग पढ़ी, उसके बाद जेनेटिक थेरेपी पढ़ा, ठीक है। तो जेनेटिक इम्प्रिंट्स क्या है, जेनेटिक स्क्रीनिंग क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, जीन मैपिंग क्या है, जीनोम स्टडी क्या है। अब डीएनए प्रोफाइलिंग, आप देखो 99.9% ऑफ जो ह्यूमन डीएनए है वो सेम होता है, ठीक है। तो बस बाकी जो रिमेनिंग परसेंट है 0.1% वही डीएनए होता है जो कि डिस्टिंग्विश करता है एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ, ठीक है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग में हम लोग कौन कौन सी चीजें टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, ठीक है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो इसने इन्वेंट की थी, सर एलेक जेफरी ने, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग हम क्या करते हैं, हम फोरेंसिक टेक्निक है और ये हमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पता हेल्प करती है, ताकि हमें जो डीएनए का एविडेंस मिला है तो क्रिमिनल सस्पेक्ट्स के साथ उसको हम कंपेयर कर सकें, तो पता चलता है कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है क्राइम में या नहीं है। तो डीएनए जो प्रोफाइल है, डीएनए एविडेंस जो हमें मिला है उसको हम क्रिमिनल जो सस्पेक्टेड है उसकी प्रोफाइल के साथ कंपेयर करते हैं। तो इसको हम पेरेंटल टेस्टिंग में भी डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में भी करते हैं, इमाइग्रेशन एलिजिबिलिटी में भी करते हैं, ठीक है। अब इसका डीएनए प्रोफाइलिंग प्रोसेस आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं मैं डिफरेंट कंसेप्ट्स के साथ। तो क्योंकि ह्यूमन डीएनए में वेरिएशंस होती हैं, तो इसलिए डीएनए प्रोफाइल से हम क्या कर सकते हैं, हम डीएनए का पैटर्न हम स्टडी कर सकते हैं। अब जीन मैपिंग क्या है, जीन मैपिंग से हम पता करते हैं जीन्स की लोकेशन को, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है, उसको लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, और डिस्टेंस क्या है जीन्स में क्रोमोसोम्स के बीच, दैट इज कॉल्ड जीन मैपिंग। देन जीन सीक्वेंसिंग, जीन सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं, हम डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर हम बेसिस का जो सीक्वेंस है उसको स्टडी करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। तो हर एक इंटायर जीनोम, जितना भी ऑर्गेनिजम्स का डीएनए है उसको सीक्वेंस करना बड़ा मुश्किल है। इसमें क्या होता है कि डीएनए को आपको सेवरल पीसेस में डिवाइड करना होता है, उसको सीक्वेंसिंग करनी होती है और उसको फिर असेंबल करना होता है सीक्वेंसिंग को,
into long term consequences. तो दैट इज जेनेटिक मैपिंग. अब जेनेटिक मैपिंग का हमने देखा कि क्या जीन्स का के आपस में डिस्टेंस क्या है, जीन्स की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है. जीन सीक्वेंसिंग बेसिकली हम पता करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस क्या है, डीएनए में सीक्वेंस क्या है बेसिस का, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है. जीन सीक्वेंसिंग एक एक्सपेंसिव मेथड है, जीन मैपिंग एक लेस टाइम कंज्यूमिंग है और चीप मेथड है. तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये अप्रैल 2003 में कंप्लीट हुआ था. ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जीन मैपिंग करना. तो जितने भी जीन मैपिंग का इनका ऑब्जेक्टिव था और जीन सीक्वेंसिंग इनका ऑब्जेक्टिव था, दो ऑब्जेक्टिव थे इनके. 3 बिलियन जो बेस पेयर्स हैं वो उनको स्टडी करना, फंक्शंस को स्टडी करना. ठीक है. इंफॉर्मेशन देना रिसर्चर्स को, डेटा को एनालाइज करना. अब ह्यूमन डीएनए में कितने जीन्स होते हैं? 20,000 से लेके 25,000 जीन्स होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन में. और 3 बिलियन जो है वो कम से कम बेस पेयर्स होते हैं जो कि डीएनए बनाता है. ठीक है. तो ये मोटे मोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए. मैपिंग है, सीक्वेंसिंग है, फंक्शनल एनालिसिस है. ओके. तो क्या था बेसिकली ऑब्जेक्टिव, क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? तो आइडेंटिफाई करना जो 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनको आइडेंटिफाई करना. और कम से कम 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स होते हैं, उनको उनके सीक्वेंस को स्टडी करना. तो ये था हमारा ह्यूमन डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने जेनेटिक इम्प्रिंट्स डिस्कस किया, हमने जीन काउंसलिंग डिस्कस की, जीन स्क्रीनिंग डिस्कस की, जेनेटिक स्क्रीनिंग डिस्कस की, जेनेटिक काउंसलिंग डिस्कस की, जेनेटिक थेरेपी डिस्कस की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट डिस्कस किया, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज डिस्कस की, स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज डिस्कस की, सेक्स अनॉर्मल सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डिस्कस किया, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स डिस्कस किया. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा है इसमें. तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी समझ आ जाए तो बहुत इजी है, स्कोरिंग है. मेरा पर्पस था आपको ब्रीफ आउटलाइन देना जितने भी कॉन्सेप्ट्स फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हैं. ठीक है. ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ा हमने. ठीक है. पिछली वीडियो में हमने पेडिग्री एनालिसिस, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के, वो हमने डिस्कस किए थे. आज की वीडियो में हमने आगे डिस्कस किया है. ठीक है. गाइस, topic is race and racism. Now, what is biological basis of morphological variation of metric and non-metric characters? Racial criteria क्या है? Racial traits in relation to hereditary and environment.
अब बायोलॉजिकल बेसिस क्या है रेशियल क्लासिफिकेशन का, ठीक है, रेशियल डिफरेंशिएशन क्या है, एंड रेशियल क्रॉसिंग इन मैन क्या है। नाउ एशले मोंटेगू, एशले मोंटेगू ने कहा रेस जो है वो एक कम्युनिटी है, ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि डिफर करते हैं दूसरों से विथ रिस्पेक्ट टू जीन फ्रीक्वेंसी, उनकी जीन फ्रीक्वेंसी अलग है, दैट इज, तो जीन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन, तो रेस फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फैक्टर्स कौन कौन से पॉसिबल हैं रेसेस फॉर्मेशन के लिए, हमने जो फैक्टर्स जो पढ़े हमने, जीन फ्रीक्वेंसी को जो चेंज करते हैं, है ना, नेचुरल सिलेक्शन, इनब्रीडिंग, म्यूटेशन, माइग्रेशन, आइसोलेशन, ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके, तो और लेकिन अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यह भी कहा है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रेड्स नहीं है जो कि एक्सक्लूसिव हो किसी रेशियल ग्रुप के लिए, कि वो पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप में ही पाई जाती है ट्रेड। ओके, तो अब रेसिज्म क्या है, रेसिज्म बेसिकली रेस का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद रेसिज्म का कॉन्सेप्ट आया। तो रेस बेसिकली क्या है, एक कल्चरल फीचर है, ठीक है, रेसिज्म क्या है, एक कल्चरल फीचर्स है। तो अब ये कॉलोनियल जो पावर्स जो थी उन्होंने इसको कहा, इन्होंने कहा कि डिफाइन किया, ठीक है, तो कहा कि ये वाइट मैन्स बर्डन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर कास्ट को एक्सप्लॉइट करते थे, ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है ना, और उनकी डेथ भी हो गई। तो रेसिज्म में स्लेवरी आती है, जीनोसाइड्स आता है। ओके, अब एथनिसिटी क्या है, एथनिक ग्रुप बेसिकली ये है नंबर ऑफ वन ऑफ ए नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, तो फिजिकली डिफर है, हम सब क्या है, हम होमोसैपियंस हैं, ठीक है, तो बट इंडिविजुअली डिफरेंसेस हैं, फिजिकल डिफरेंसेस भी हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं, ठीक है ना, तो ये है एथनिसिटी। अब एथनिक ग्रुप बेसिकली ग्रुप वो ग्रुप हो गया जो कि कल्चरली आपस में रिलेटेड है, ठीक है, रेसिज्म एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, रेस, एथनिक ग्रुप और रेसिज्म, इन तीनों के बीच में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। रेसिज्म में रेस में जीन फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है रेसेस, और रेसिज्म एक कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। और एथनिक ग्रुप क्या है, एथनिक ग्रुप बेसिकली हम सारे लोग हैं, हम होमोसैपियंस हैं, और बट इंडिविजुअली हम डिफर करते हैं क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, दैट इज कॉल्ड एथनिक ग्रुप। एथनिक ग्रुप की एक बाउंड्री होती है और वो कल्चरली रिलेट होते हैं, कल्चर उनका मिलता है। अब बेसिस क्या है रेशियल क्लासिफिकेशन के, अब मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस हैं,
जिसमें ठीक है, जिसमें मोर्फोस्कोपिक आता है और मैट्रिक आता है, मोर्फोस्कोपिक और मोर्फोमेट्रिक आता है मॉर्फोलॉजी में। और दूसरा आता है रेशियल जेनेटिक, जिसमें आता है सीरोलॉजिकल ब्लड ग्रुप और पॉलीजेनिक डर्माटोग्लाइफिक्स, पॉलीजेनिक दैट इज डर्माटोग्लाइफिक्स। तो जेनेटिक बेसिस है और मॉर्फोलॉजिकल बेसिस है, ये रेशियल क्लासिफिकेशन की बेसिस है। अब मोर्फोस्कोपिक में क्या क्या आता है, हेयर कलर, स्किन कलर, आई, हेयर टेक्सचर, ठीक है ना। तो स्किन कलर बेसिकली दो तरह के स्किन कलर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है वाइट स्किन वाले लोग, जिसको हम बोलते हैं लिकोडर्मा। एक होते हैं येलो स्किन वाले लोग, जिनको हम बोलते हैं सैंथोडर्मा। एक होते हैं ब्लैक स्किन वाले लोग, उनको बोलते हैं मेलानोडर्मा। मेलानोडर्मा, सैंथोडर्मा एंड ल्यूकोडर्मा, ये अपने याद रखना, ठीक है। अब हेयर जो है वो की भी बड़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शेप के बेसिस पे, ठीक है। हेयर क्या फॉलिकल शेप, अब फॉलिकल शेप कैसा है, ठीक है। अब फॉलिकल शेप के बेसिस पे होता है साइमोट्रिकस, लियोट्रिकस, ठीक है। तो जो साइमोट्रिकस होता है उनमें क्या होता है, वेवी होता है, वेवी हेयर्स होते हैं, जो ये यूरोपियंस में मिलते हैं, कॉकोशियन रेसेस में मिलते हैं। अब लियोट्रिकस जो है वो राउंड होता है, ठीक है, जो कि एशियन में मिलते हैं। एक होता है उलोट्रिकस, उलोट्रिकस हो गया, करली हो गए, वुली हो गए, ठीक है। तो ये हमें मिलते हैं अफ्रीकन में, नेग्रिटोस में, नेग्रोस में, ब्लैक एथनिसिटी में मिलते हैं, बुशमैन में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आगे ओलिकोट्रिकस, साइमोट्रिकस एंड लियोट्रिकस, ठीक है। ल्यूको, लियोट्रिकस, साइमोट्रिकस एंड उलोट्रिकस। उलोट्रिकस, तो जैसे मैं आपको बताता हूं, जो नेग्रिटो रेस है उनमें बूली हेयर होते हैं, जो एशियन रेस है उनमें स्मूथ होते हैं हेयर। तो जो कॉकॉशियन रेस है, यूरोपियन है, उनमें हेयर होते हैं वेवी, वेवी हेयर्स होते हैं, स्ट्रेट हेयर, वेवी हेयर और कर्ली हेयर, ठीक है। एक हो गया आई। अब आई की ओपनिंग कैसी है, वाइड है, मीडियम है, नैरो है, ठीक है। आई की फोल्ड, ईयर एपिकांथिक फोल्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ईयर लॉब्स के यूं का, जैसे यूरोपियंस हैं, मंगोलॉइड्स हैं, वेल डेवलप्ड ईयर लॉब्स होता है। निग्रोड्स में क्या होता है, जो ईयर लॉब्स होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल और फ्री होता है ईयर लॉब्स निग्रोइड में। ओके, ईयर हो गया। अब लिप्स क्या है, लिप्स कैसे हैं, थिक लिप्स हैं, थिन लिप्स हैं, मीडियम लिप्स हैं,
ठीक है ना, वेरी थिक लिप्स हैं। तो जो अफ्रीकन निग्रोस होते हैं उनमें जो थिक लिप्स होते हैं, थिक लिप्स, इवर्टेड थिक लिप्स होते हैं। ओके, तो अब आ गया, ये तो आ गया नॉन मैट्रिक कैरेक्टर्स। हमने हेयर डिस्कस किया, हमने स्किन कलर डिस्कस किया, हमने आई डिस्कस की, हमने लिप्स डिस्कस किए, ईयर डिस्कस किए। ठीक है, अब मैट्रिक कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है देखो, इसमें आता है क्रेनियल इंडेक्स, फेशियल इंडेक्स, नेशनल इंडेक्स और स्ट्रेचर आता है इसमें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब पहले बात करते हैं नेशनल इंडेक्स की। अब नेशनल, कईयों में नैरो नोज होता है, कईयों में ब्रॉड नोज होता है, कईयों में मीडियम नोज होता है। ठीक है, अब मीडियम नोज को हम क्या बोलते हैं, मिजोरिन, मिजोरिन बोलते हैं। ठीक है, और ब्रॉड नोज को हम बोलते हैं प्लेटरिन नोज। ठीक है, और नैरो नोज को हम बोलते हैं लेप्टोरियन नोज। ठीक है, तो जो वेरी ब्रॉड नैरोस होगा वो होगा हाइपर प्लेटेरियन नोज, और जो वेरी नैरो नोज होगा वो होगा हाइपर लेप्टोरियन। तो ब्रॉड नोज वाले को हम क्या बोलते हैं, प्लेटेरियन। मीडियम नोज को बोलते हैं मिजोरिन, मिजोरिन, प्लेटेरियन, लेप्टोरियन, ये अपने याद रखना है। ठीक है, तो नेशनल इंडेक्स होता क्या है बेसिकली, तो मतलब नोज का प्रोपोर्शन, मतलब लेंथ कितनी है नोज की और ब्रेथ कितनी है, वो होता है नेशनल इंडेक्स। अब फेस फॉर्म क्या हो गया, फेस फॉर्म का मतलब होता है फेशियल इंडेक्स कैसा है। अब फेशियल इंडेक्स को क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं फेशियल इंडेक्स, मतलब लेंथ और विड्थ, विड्थ क्या है और लेंथ क्या है। वैसे ही जैसे नोज की नेशनल इंडेक्स में विड्थ देखते हैं और नोज का रेशियो देखते हैं, वैसे ही फेशियल इंडेक्स में फेस की विड्थ देखते हैं और फेस की लेंथ देखते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है फेशियल इंडेक्स का। तो फेशियल इंडेक्स में भी जो मीडियम फेस के होते हैं, ब्रॉड फेस के होते हैं, नैरो फेस के होते हैं। ठीक है ना, तो जो मीडियम फेस के होते हैं वो होते हैं मिजो प्रोसोपिक, जो नैरो फेस के होते हैं वो होते हैं लैप्टो प्रोसोपिक, और जो वेरी नैरो फेस के होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइपर लैप्टो प्रोसोपिक, और जो ब्रॉड फेस के होते हैं उनको बोलते हैं हम यूरी प्रोसोपिक और हाइपर यूरी प्रोसोपिक। ठीक है, तो मिजो बोलते हैं मीडियम को, लैप्टो बोलते हैं नैरो को। लेकिन जब हमने इंडेक्स पढ़ा था उसमें ब्रॉड को हमने बोला था प्लेटिनियम, तो इसमें ब्रॉड को बोलते हैं यूरो प्रोसोपिक। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि आगे हमने जो टॉपिक सब पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों का जिक्र जरूर होएगा, तो तभी मैं आपको ये चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद आता है सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है, हेयर की लेंथ कितनी है और हेयर की विड्थ कितनी है, हेड की लेंथ कितनी है और हेड की विड्थ कितनी है, दैट इज सिफेलिक इंडेक्स। ठीक है, सिफेलिक इंडेक्स भी बोलते हैं इसको और क्रेनियल इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मीडियम वाले को हम बोलते हैं मीजो। मीजो क्या नोज हो, क्या नेसल हो, क्या हेड हो,
क्या फेस हो तो मीजो ही बोलते हैं। तो ब्रॉड नैरो के केस में लेप्टो होता है, इधर नैरो के केस में डोलिकोसिफेलिक होता है। ब्रॉड के केस में प्लेटिरिन होता है नोस में, और टर्म कैसे याद रखनी है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। नोज के केस में ब्रॉड को बोलते हैं प्लेटिरिन, और फेस को बोलते हैं यूरो प्रोसोपिक, और क्रेनियल इंडेक्स में हम नैरो को बोलते हैं डोलिकोसिफेलिक, और ब्रॉड को बोलते हैं ब्रैचिसेफेलिक। ब्रैचिसेफेलिक मीन बी फॉर ब्रॉड, ब्रैचिसेफेलिक, एंड नैरो फॉर डोलिकोसिफेलिक। अब बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी बिल्ड कैसा है। स्ट्रक्चर मीन्स शॉर्ट स्ट्रक्चर है, मीडियम स्ट्रक्चर है, टॉल स्ट्रक्चर है। ये था मोर्फोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। अब आता है रेशियल जेनेटिक बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। रुकना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखो, अभी हम पढ़ते हैं जेनेटिक ट्रेड्स को। तो पहले आता है सीरोलॉजिकल, उसके बाद आता है पॉलीजेनेटिक। ये आएगा सीरोलॉजिकल, आता है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, और इसके बाद आता है पॉलीजेनेटिक में आता है डर्मेटोग्लाइफिक्स। तो ब्लड ग्रुप, देखो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स को हम यूज करते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन के में। तो बड़े सारे ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। दूसरा आता है हेमोग्लोबिक वेरिएंट्स। अब हेमोग्लोबिन जो है वो इसकी भी अपनी वेरिएशंस हैं। द सिकल सेल हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन एस है, हेमोग्लोबिन सी है, हेमोग्लोबिन डी है, हेमोग्लोबिन ई है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस है, हेप्टोग्लोबिन्स है, ट्रांसफेरेंस में भी यूज्ड इन रेशियल क्लासिफिकेशन। तो हेमोग्लोबिन का वेरिएंट है, ऐसे सिकल सेल हेमोग्लोबिन को हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन एस, ऐसे ही हेमोग्लोबिन सी है, ऐसे ही हेमोग्लोबिन डी है, ऐसे ही हेमोग्लोबिन ई है, और ऐसे ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस G6PD, हेप्टोग्लोबिन है, ट्रांसफेरिन्स है, इनको भी हम यूज करते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन में। इनको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन वेरिएंट्स। और ब्लड ग्रुप को RH है, ABO है, MN है, तो डिफरेंट डजन्स ब्लड ग्रुप हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर रेशियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है हमारा सीरोलॉजिकल जेनेटिक बेसिस पे। उसके बाद आता है जेनेटिक बेसिस क्राइटेरिया ऑफ रेस में सीरोलॉजिकल आता है। तो ब्लड ग्रुप, सीरोलॉजिकल ब्लड ग्रुप आता है जिसमें एबीओ ब्लड ग्रुप आता है और रेशियल क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है हेमोग्लोबिन वेरिएंट। हेमोग्लोबिन वेरिएंट भी होता है इस्तेमाल रेशियल क्लासिफिकेशन में। उसके बाद आता है पॉलीजेनेटिक।
डर्मेटोग्लाइफिक्स। अब डर्मेटोग्लाइफिक्स भी, डर्मा मीन्स स्किन एंड ग्लाइफिक्स मीन्स काव। तो जहाँ पे स्किन के फिंगर्स जो फिंगर्स की स्किन होती है, या पाम की स्किन होती है, या टो की स्किन होती है, सोल की स्किन होती है, उसकी में हम रिच पैटर्न को स्टडी करके हम क्या करते हैं, डर्मोग्लाइड हम रेशियल क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीजेनेटिक या फिर डर्माटोग्लाइफिक्स। उसको बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। अगर डीएनए फिंगर प्रिंट की भी हम कर सकते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन। ईयर वैक्स के ऊपर भी हम रेशियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ईयर वैक्स वेट हो सकता है, ड्राई हो सकता है ना। तो ये भी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद पीटीसी टेस्टर्स है, पीटीसी नॉन टेस्टर्स हैं। तो पॉपुलेशन में जो मेजोरिटी लोग होते हैं वो टेस्ट नहीं कर सकते फिनाइल थियो कार्बेमाइड, फिनाइल थायो कार्बेमाइड बिटर। तो कुछ फ्रीक्वेंसी होती है नॉन टेस्टर्स की, नहीं कर पाते हैं। पीटीसी नॉन टेस्टर्स एंड नॉन टेस्टर्स भी वो क्लासिफाई करता है रेशियोज को, ठीक है। तो हमने चीज़ें हमने बड़े सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया है। रेशियल क्लासिफिकेशन में हम हेयर को स्टडी किया, हमने हमने स्किन कलर को स्टडी किया, हमने आई को स्टडी किया, हमने लिप्स को स्टडी किया। उसके बाद मैट्रिक कैरेक्टर्स में हमने फेशियल इंडेक्स को स्टडी किया, हमने क्रेनियल इंडेक्स को स्टडी किया, हमने नेशनल इंडेक्स को स्टडी किया, हमने स्ट्रेचर को स्टडी किया, बॉडी बिल्ड को स्टडी किया, जिसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्ड। स्ट्रेचर बॉडी बिल्ड एक ही चीज है। उसके बाद हमने जेनेटिक फैक्टर्स को स्टडी किया, जिसमें सीरोलॉजिकल, जिसमें ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर एमएन ब्लड ग्रुप के बेसिस पे हम रेशियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला आता है और क्या है, हेमोग्लोबिन वेरिएंट के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि हेमोग्लोबिन एस है, हेमोग्लोबिन सी है, डी है, ई है। और डर्मेटोग्लाइफिक्स पॉलीजेनेटिक जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे भी हम रेशियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पीटीसी टेस्टर्स नॉन टेस्टर्स के बेसिस पे भी हम रेशियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ईयर वैक्स वेट है, ड्राई है, उसके बेसिस पे भी हम रेशियल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये थे बायोलॉजिकल बेसिस एंड जेनेटिक बेसिस, मोर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिक बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन। रेसिस क्या है, रेसिज्म क्या है, एथनिक ग्रुप क्या है, इसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। अब आगे देख लेते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिस्कस कर लेते हैं मेजर रेशियल क्लासिफिकेशन। अब ये हुटन, ये कौन थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 3 रेसेस का मेंशन किया है, कॉकासॉइड का, निग्रोइड का और मंगोलॉइड का, ठीक है। कॉकासॉइड का, निग्रोइड का, मंगोलॉइड। तो देखते हैं हम इनमें ट्रेड के बेसिस पे देखते हैं कौन सी ट्रेड किस ग्रुप में पाई जाती हैं ये ह्यूटन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किन कलर। अब स्किन कलर देखो, मंगोलॉइड का स्किन कलर तो येलो होगा, ठीक है। अब नीग्रोइड है, इनका स्किन कलर ब्लैक होगा। अब कॉकासॉइड है, इनका स्किन कलर कैसे है, इनका स्किन कलर रेडिश है, रेडिश वाइट। स्किन कलर क्या है, रेडिश वाइट होगा।
टू ऑलिव ब्राउन। समझ गए, ये स्किन कलर हो गया। अब इसका हेयर, हेड के हेयर, ठीक है, तो हेड के हेयर में मंगोलॉयड का स्किन भी ब्लैक है, तो इनके निग्रोइड का लाइट येलो है, ब्राउन और ब्राउन ब्लैक। तो इनके मंगोलॉयड के जो हेयर कलर है वो ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक है। तो कलर फॉलिकल मंगोलॉयड के हेयर स्ट्रेट होते हैं, एशियन के स्ट्रेट होते हैं, और निग्रोइड के वूली होते हैं, फॉलिकल। तो कॉकोसॉइड के वेवी होते हैं, ठीक है। तो कलर देखेंगे हम, इनमें होता है निग्रोइड में कलर सेम हम ब्राउन ब्लैक, ठीक है। तो लाइट टू डार्क ब्राउन। आप कॉकोसॉइड में केस में देखो, इनकी स्किन कलर रेडिश होती है, तो हेयर कलर इनके होते हैं ब्राउन होते हैं या फिर लाइट ब्राउन होते हैं। अब निग्रोइड में डार्क ब्राउन टू ब्लैक, ब्राउन ब्लैक। तो इनमें होते हैं मंगोलॉइड में ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक, ब्राउन होते हैं या फिर ब्राउन ब्लैक होते हैं। निग्रोइड में ब्राउन ब्लैक ही होंगे। कलर इनका है डार्क ब्राउन, ब्लैक नहीं है इनमें। कॉकोसॉइड में ब्लैक कलर नहीं है हेयर का। तो हेयर की क्वांटिटी, बॉडी हेयर मंगोलॉइड में बड़े कम होते हैं, निग्रोइड में होते हैं, हेयर स्लाइड होते हैं। तो कॉकोसॉइड में मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट, ठीक है। सबसे कम होते हैं मंगोलॉइड में, निग्रोइड में होते हैं, और कॉकोसॉइड में भी होते हैं। आई, देखो आई का कलर और हेयर का कलर सेम, मिलता जुलता है। तो आई का कलर क्या होगा, ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक। तो ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक, तो ये है लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन। लाइट, इसमें लाइट आ जाता है आई में, लाइट कलर की होती है, लाइट ब्लू कलर की होती है या फिर ब्राउन कलर की होती है, ठीक। हेड फॉर्म, अब जो मंगोलॉइड होते हैं, तो हमने हेड फॉर्म 3 पढ़े थे ना, हेड फॉर्म। तो डोलिको होते हैं नैरो, ब्रैची होते हैं ब्रॉड, ठीक है। तो हेड फॉर्म आप देखो, अब मंगोलॉइड जो होते हैं ना, ये होते हैं ब्रैचिसेफेलिक, ब्रॉड हेडेड होते हैं मंगोलॉइड। और जो कॉकोसाइड होते हैं या निग्रोइड होते हैं, ये ब्रैचिसेफेलिक नहीं होते हैं, ये डोलिकोसेफेलिक होते हैं। तो मंगोलॉइड होते हैं ब्रैचिसेफेलिक्स। अब कॉकोसाइड और निग्रोइड जो है, इनमें होता है डोलिकोसेफेलिक, मींस नैरो हेड होता है इनमें। तो कॉकोसाइड में भी डोलिकोसेफेलिक भी है और ब्रैचिसेफेलिक भी है।
ठीक है। अब बात करते हैं फेस। अब हेड इनका होता है नैरो, तो फेस भी इनका क्या होगा, फेस इनका ब्रॉड है। हाँ देखो मोंगोलॉइड का ब्रैचिसेफेलिक होते हैं ना, तो ब्रॉड सेफेलिक इंडेक्स होता है, तो फेस भी इनका क्या होगा, ब्रॉड होगा, वेरी ब्रॉड टू मीडियम ब्रॉड। अब डोलिकोसेफेलिक है तो इनका क्या होगा, मीडियम ब्रॉड टू नैरो। तो फेस इनका जो है कॉकोसाइड का फेस तो नैरो भी है और टू मीडियम फेस। ठीक है, फेस देखो अब हेड फॉर्म मंगोलॉइड की ब्रॉड है, तो फेस भी ब्रॉड है, तो इसमें नैरो टू ब्रॉड है, मीडियम टू ब्रॉड है, तो कॉकोसाइड में नैरो टू मीडियम ब्रॉड है। उसके बाद आता है नोज। अब नोज देखा जाए तो मीडियम टू, अब मंगोलॉइड में क्या है, नोज जो है वो नैरो होता है, मिजोरिन, मिजोरिन टू प्लेटेरिन। तो इनमें भी क्या होता है, इनमें इनमें लैक्टोरिन होगा, मिजोरिन ब्रॉड है इनमें, स्टेचर तो निग्रोइड वेरी शॉर्ट के भी होते हैं, वेरी टॉल के भी होते हैं, तो मंगोलॉइड इतने वो नहीं होते हैं, मीडियम टू शॉर्ट। तो मंगोलॉइड, निग्रोइड और कॉकोसॉइड, कॉकोसॉइड जो होते हैं वो मीडियम होते हैं या फिर टॉल होते हैं, कॉकोसॉइड टॉल होते हैं, निग्रोइड या तो लंबे होते हैं या फिर छोटे होते हैं। तो कॉकोसॉइड मीडियम भी होते हैं, टॉल भी होते हैं, मंगोलॉइड जो होते हैं मीडियम के होते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप, मंगोलॉइड में ए ब्लड ग्रुप ज्यादा होता है, निग्रोइड में ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप ज्यादा होता है। तो नेगेटिव आर एच फैक्टर नेगेटिव होते हैं, कॉकोसाइड नेगेटिव होते हैं, तो बाकी ये है मंगोलॉइड पॉजिटिव ही होते हैं, रेयर होता है इनमें, तो मॉडरेट फ्रीक्वेंसी होती है आर एच नेगेटिव, मॉडरेट फ्रीक्वेंसी होती है, रेयर फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी होती है आर एच नेगेटिव। अब एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप जो निग्रोइड में है वो ए एंड बी है, कॉकोसॉइड में ए है और मंगोलॉइड में बी है ब्लड ग्रुप। तो इस बेसिस पे हमने रेशियल की कैटेगरीज की है। ओके गाइस, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स गाइस एंड गुड बाय।